Alright, so we begin the second unit now, allotment and issue of shares. The terms allotting share is also known as issuing shares. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब शेयर्स पब्लिक कंपनी ने बनाए होते हैं देयर मे बी अ डिफरेंस. नाउ शेयर अलॉटमेंट इज स्ट्रिक्टली द अलोकेशन ऑफ द राइट टू सर्टेन शेयर्स टू पर्टिकुलर एप्लीकेंट्स फॉर देम. मतलब अलोकेशन ऑफ राइट्स को अलॉटमेंट बोलते हैं. ठीक है, सच अलॉटीज, और इन लोगों को अलॉटीज बोलते हैं, और इनको अलॉटमेंट लेटर्स भेजे जाते हैं विच मे बी रिनाउंसेबल इन फेवर ऑफ अदर्स. मतलब किसी और को दे सकते हो. इन द एक्चुअल इशू ऑफ द शेयर्स अकर्स लेटर. मतलब पहले अलॉटमेंट हो जाता है और फिर इशू हो जाता है. ये समझा रहे हैं. कई सारी प्राइवेट कंपनीज में अलॉटमेंट और इशू एक ही प्रोसेस होता है. मतलब पब्लिक में शायद अलग हो सकता है और प्राइवेट में मोस्टली सेम होता है. कंपनी अलॉट कर सकती है अपने शेयर्स जब वो शुरू हुई होती है, और ठीक है, और या तो शुरू होने के टाइम पे और एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. मतलब काफ़ी सालों से बिजनेस कर रही, मतलब काफ़ी सालों से अगर बिजनेस कर रही है तो वो लेटर ऑन भी इशू कर सकती है शेयर कैपिटल रेज करने के लिए या नए शेयर होल्डर्स को बुलाने के लिए, इंट्रोड्यूस न्यू शेयर होल्डर्स और टू रेज कैपिटल. ये सारे ऐसे मैटर्स हैं जिनको शेयर कैपिटल इशू करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए. सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल, मतलब आपको आपके कंपनी को कितना कैपिटल रेज करने का परमिशन है. उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टर्स पावर्स. डायरेक्टर्स के पावर पे कौन से रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ऑब्वियस है. डायरेक्टर्स नीड अथॉरिटी टू अलॉट प्रीएम्प्टिव राइट्स फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स. प्रीएम्प्टिव राइट्स क्या होते हैं भाई, ये हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के टाइम पे भी ये टर्म पढ़ा था. प्रीएम्प्टिव राइट मतलब आप अगर बेच रहे हो तो आपको किसी और को पहले पूछने का ऑब्लिगेशन है कि प्रीएम्प्टिव राइट्स है अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स के. मतलब आपको किसी और को शेयर्स, अगर अपना शेयर बेचना है तो आपको पहले अपने को शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा. तो ये प्रीएम्प्टिव राइट का लीगल डेफिनेशन विथ कंटेक्स्ट टू शेयर्स क्या है, इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. प्रीएम्प्टिव राइट मतलब इतना समझ लो ना कि जो लैंड के टाइम पे था कि आपके जो को-ओनर्स थे लैंड के, आपको पहले उनको पूछने का ड्यूटी बनता है. तो वैसे ये प्रीएम्प्टिव राइट्स है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को. फिर बोर्ड जो होता है वो उसको शेयर्स अलॉट करता है, और फिर रजिस्ट्रेशन. ये सारी चीज़ें जिनको ध्यान में रखना चाहिए. नाउ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, सेक्शन 39. ठीक है, आफ्टर पब्लिक ऑफर एनी अलॉटमेंट शेल बी मेड ओनली इफ द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम अमाउंट. प्रोस्पेक्टस है उसमें मिनिमम अमाउंट होना चाहिए. ठीक है, और अगर आपको ये देखना है तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट का MCA का वेबसाइट है. वहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 है, और यहाँ पे सेक्शन 39 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनीज दिया है. अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी इन सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट. After public offer, any allotment shall be made only if the amount stated in the prospectus as minimum amount. ये completely मतलब confusing है ये sentence. इसका meaning समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है इसमें. The sum payable on the application for the amount so stated as minimum amount has been paid and received by the company by check or other instrument. मतलब ये बोल रहे हैं कि जो prospectus में जो minimum amount किया है ना, जो मिनिमम अमाउंट लिखा है उसके बेसिस पे ही अलॉटमेंट होगा, और इट्स मस्ट बी पेड बाय अ चेक और बाय एनी अदर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, एप्लीकेशन पे अमाउंट जो पेएबल होता है ऑन एवरी सिक्योरिटी शेल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी. ये याद रखो, नॉमिनल अमाउंट से 5% से कम नहीं होना चाहिए. द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी, और सच अदर परसेंटेज अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड. वो आपको उसके जो भी लेटेस्ट उसके रूल्स होते हैं सबको रिफर करना पड़ेगा. इफ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड and the sum payable on application is not received within a period of 30 days from the date of issue of the prospectus, all amount received shall be returned within the prescribed time in the prescribed manner. ठीक है, अगर मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो जो सम पेबल ऑन एप्लीकेशन है, ठीक है, वो भी रिसीव नहीं हुआ है विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, 30 डेज, तो जो कुछ भी मिला है सब वापस भेज दो आप. ठीक है, और कंपनी किसके पास जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास,
और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में फाइल करेगी। किसके पास जाएगी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगी, जब अगर इशू नहीं हुआ है ढंग से। तो अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स हु आर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी। अगर आपने लौटाया नहीं तो आप पेनल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। फॉर कैश डिफॉल्ट ऑफ 1000 कैश, ये CACH कैश है या CASH है, of 1000 rupees for each day during which such default continues or 1 lakh rupees whichever is less। जो भी कम होगा वो एक फाइनल अमाउंट आपके ऊपर अनाउंस होगा एज पेनल्टी। याद रखो 1000 पर डे और 1 lakh whichever is less। सो लिस्टिंग ऑफ शेयर्स 39 में हमने इशू बोला, 40 में लिस्टिंग है। हर कंपनी, एवरी कंपनी, ये रहा, मेकिंग public offer shall make an application to at least one stock exchange before making the public offer। very obvious कि अगर स्टॉक एक्सचेंज पे आपको एप्लीकेशन भरना ही नहीं है तो फिर इशू करने का क्या मतलब है। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू ऑब्टेन परमिशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर द डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। Prospectus for the public offer shall also state the names or the names of stock exchange in which application for dealing of the securities has been made। Obviously, all money received on application from the public for subscription of the securities shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank। Application money अलग से रहेगा और ये इन चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। सबसे पहली बात, for adjustment against allotment of securities where the permission from the stock exchange named in the prospectus has been received। मतलब एडजस्टमेंट के लिए यूज हो सकता है, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वेयर द परमिशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन रिसीव्ड। स्टॉक एक्सचेंज अगर परमिशन मिल गई है तो आप इस पैसे को एडजस्टमेंट की तरह यूज कर सकते हो अलॉटमेंट के खिलाफ। और for repayment of money within the specified time by SEBI where company is for any other reason unable to allot securities। मतलब ये पैसा इस बैंक अकाउंट में साइड में पड़ा रहेगा, या तो उसको एडजस्टमेंट अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए यूज़ करेंगे या तो उसको वापस लौटाने के लिए वहीं से निकालेंगे। कंपनी में पे कमीशन एंड टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द सब्सक्रिप्शन टू इट्स सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब किसी इंसान है, मतलब कोई एंटिटी है, वो इनके सब्सक्रिप्शन से कुछ हेल्प करता है तो उनको कमीशन पे करने का इनको राइट है और इनको परमिशन भी है, और जो अंडर राइटर्स होते हैं वो इसी तरीके से कमाते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन विच binds any applicant for securities to waive compliance with any of the requirement of this section shall be void। मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसमें आप शेयर होल्डर से ऐसा बुलवा देते हो कि मुझे चलेगा, ये मेरे लिए ये प्रोटेक्शन जो लॉ ने मुझे दिया है मुझे वो नहीं चाहिए, तो ऐसी कोई भी कंडीशन है वो पहले से ही वॉइड है। ऐसी कोई कंडीशन आप चाहे आपने साइन करवा ली हो कुछ भी, वो कंडीशन वैसी चलेगी नहीं। अगर डिफॉल्ट हुआ, किसके डिफॉल्ट हुआ? तो कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के कोई भी प्रोविजन से मैच करने का आपका कंप्लायंस जो है वो उसमें डिफॉल्ट आया तो कंपनी के ऊपर फाइन आएगा 5 लाख रुपए का, विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज़, 5 लाख टू 50 लाख रुपीज़ आपको फाइन हो सकता है, फ्रॉम 5 लाख टू 50 लाख रुपीज़। एंड एवरी पर्सन, एवरी ऑफिसर हु इज़ इन डिफॉल्ट shall be punishable for an imprisonment up to a term which may extend to 1 year or with fine and shall not be less than 50,000 rupees but may extend to 3 lakh rupees। मतलब कंपनी के ऊपर भी है फाइन और उसके ऑफिसर्स के ऊपर भी फाइन है। ये आपको कौन से सेक्शन के नीचे दिखता है? ये आपको दिखता है सेक्शन 40 के नीचे। नाउ सिक्योरिटीज इन डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटीरियलाइज्ड मतलब डिजिटल फॉर्म, पहले पेपर फॉर्म में था, अभी डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में है। इस सेक्शन में क्या दिया है सेक्शन 29 में कि हर कोई कंपनी जो एक पब्लिक ऑफर करती है और हर उस क्लास में, और इस क्लास की हर कोई कंपनी, कोई और क्लास की भी कंपनी, जैसी भी हमें प्रिस्क्रिप्शन मिली है रूल्स के थ्रू, वो सिक्योरिटीज़ ऐसे इशू करेगी जब वो डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में ही हो।
वो रीमटेरियलाइज करना हो तो वो बात अलग है, लेकिन जब इशू करना है तो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म ही होना चाहिए। जब कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटीज इशू करती है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, तो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के और उसके रेगुलेशंस जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि डिपॉजिटरी ही आपकी डीमटेरियलाइज सिक्योरिटी संभाल के रखती है। फिर आपको डील करना होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स से, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपके साथ डील करते हैं, ठीक है। और there is no bar for any other company to issue its security in any other form. Any other company may convert its securities in dematerialized form, ठीक है। अब कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो बिना पैसे के दिए जाते हैं, ये हमने बार बार इसको अलग अलग जगह पे देखा है। स्वेट इक्विटी शेयर्स, वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी अगर है तो स्वेट इक्विटी शेयर्स पहले सेक्शन 79A से रूल होता था, एंड अनलिस्टेड कंपनीज इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर रूल्स 2003 में होता था, जब पुरानी 1956 की एक्ट थी। अब सेम जो सेक्शन है वो सेक्शन 54 बन चुका है नई एक्ट में। तो 2013 एमसीक्यू में आपको अगर 2013 की एक्ट का सेक्शन नंबर पूछा है तो ऑब्वियसली आप 54 बोलोगे, और उसके पहले का अगर पूछा है तो ऑफकोर्स आप 79A बोलोगे, बट इसके चांसेस कोई है नहीं पुराने सेक्शन नंबर पूछने के। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? वो वैसे इक्विटी शेयर्स है जो एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को और अपने एम्प्लॉयज़ को इशू कर सकती है डिस्काउंट पे। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि कई सारे लोगों को, मुझे पता है कि ये पार्ट में डेफिनेशन में प्रॉब्लम होता है। एक बार खुद मेरी किसी से लंबी डिबेट हुई थी, इसके अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही सिंपल है, पता नहीं क्यों, बट फिर भी आइदर एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। आइदर एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, अदर देन कैश मतलब नॉन कैश कंसिडरेशन में भी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, ठीक है। इशूइंग शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब अगर कैश में है तो आप डिस्काउंट पे दोगे, अगर नॉन कैश है तो उसको कंसिडरेशन बोल सकते हो जब वो किसके फॉर्म में है, जब वो नो हाउ के फॉर्म में है। नो हाउ मतलब, नो मतलब मेरे को पता है, और हाउ मतलब कैसे, मतलब कोई भी चीज़ करने का कोई तरीका आपको मालूम है वो आप कंपनी को देते हो, या आप कुछ ऐसे राइट्स देते हो जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, या कोई वैल्यू एडिशन आपने किया है और ये कंपनी इसको अगर कंसिडरेशन मानती है तो इसके बदले में आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर देगी। कंपनी कैन इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एसेट्स द कंपनी नीड्स, और एग्जाम्पल इन अ टेक ओवर शेयर्स इन अनदर कंपनी, मतलब अदर कोई भी अदर टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन में इशू कर सकती है शेयर्स अदर देन कैश, ठीक है। एज विथ ऑल ट्रांजेक्शंस द डायरेक्टर्स मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। गुड फेथ में द डायरेक्टर्स मस्ट एक्ट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, एंड द मिनट्स मतलब रिकॉर्ड पूरा बोर्ड मीटिंग का should record that they have considered both the share price and the acceptance of assets in return of the shares including the value of those assets। मतलब उन्होंने ढंग से दिमाग यूज किया है, ऐसे ही आलतू फालतू कुछ भी नहीं किया है। पब्लिक कंपनीज आर सब्जेक्ट टू मच ग्रेटर रिस्ट्रिक्शंस, ये सबको मालूम है। पब्लिक कंपनीज के ऊपर इतने लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, मतलब कोई भी इंसान देख के डर जाएगा। फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स का टॉपिक आया है, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है वो फिर वही है, तो इसको रिपीट करने का मतलब नहीं है। उसको ओनरशिप इंटरेस्ट दे देते हैं, कब देते हैं, जब उसने ऐसी कोई चीज़ है उसको अप्लाई की होती है, वैल्यू एडिशन या नोहाव या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। इट इज़ द प्रेफर्ड मॉडल ऑफ बिल्डिंग इक्विटी फॉर कैश स्ट्रैप्ड एंटरप्रेन्योर्स इन द स्टार्टअप वेंचर्स, मतलब उसके पास पैसे तो कम है तो वो उसको बोल सकता है अपने एम्प्लॉय को कि देख तूने मुझे जो हेल्प की है ना, तू मेरे शेयर्स ले ले, अभी तू मेरे शेयर्स ले ले, तेरे को मालूम नहीं है कि मेरी कंपनी कितनी बड़ी होने वाली है आने वाले सालों में। ये फ्रॉड नहीं होता है, मतलब जेन्युइन जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि उनके बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, और तभी वो एम्प्लॉयज़ उसको एक्सेप्ट करेंगे। और उनको पता है कि आज नहीं तो कुछ साल के बाद जो पैसे मुझे अभी मिलेंगे उससे ज़्यादा कहीं वैल्यूएबल मेरे शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रियल एस्टेट, स्वेट इक्विटी रिफर्स टू द वैल्यू एनहांसिंग इंप्रूवमेंट्स मेड बाय होम ओनर्स।
ये हमारे रेलेवेंस का नहीं है. The term is probably derived from the fact that such equity is considered to be generated from one's sweat. मतलब इसकी मेहनत के इक्विटी शेयर्स है, इसलिए उसको उसके बदले में इक्विटी शेयर्स मिले हैं. इसके फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए कंपनी का जो इंडिया में या आउटसाइड इंडिया काम कर रहा हो कंपनी के लिए एक एटलीस्ट 1 साल के लिए. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए. ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, ठीक है भाई, an employee or a subsidiary in India or outside India or of a holding company. सब्सिडियरी कंपनी का एम्प्लॉय भी होगा तो भी चलेगा, होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय होगा तो भी चलेगा, उसको शेयर्स आप दे सकते हो. अब वैल्यू एडिशन जैसे हमने बताया, तो वैल्यू एडिशन क्या है, हैज बीन डिफाइंड एज व्हाट एक्चुअल और एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव्ड और टू बी डिराइव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एन एक्सपर्ट और अ प्रोफेशनल प्रोवाइडिंग नो हाउ. मतलब मैंने आके कोई भी कंपनी में थोड़ा सा मेरा ज्ञान किसी को बांटा, तो वो ज्ञान से कितनी वैल्यू ऐड हुई उसके वैल्यूएशन में या उसके कंटेक्स्ट में या उसके कंपैरिजन में मुझे सामने कंसिडरेशन मिलेगा. ठीक है, ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ कंपनी इन अ जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड. स्पेशल रेजोल्यूशन भाई ज़रूरी है स्वेट इक्विटी के लिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट शैल बी सेंट अलॉन्ग विद द नोटिस. मतलब जो नोटिस है तो उसके साथ ये वैल्यूएशन रिपोर्ट भी भेजेंगे ताकि सबको पता चले कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है. ठीक है, पर्टिकुलर्स लाइक ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी होनी ज़रूरी है कि कौन से क्लास के हम शेयर्स दे रहे हैं, उसमें उसकी प्राइस क्या है, उसका कंसिडरेशन क्या है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एम्प्लॉइज हुम स्वेट इज प्रपोज. इसमें लॉक इन पीरियड भी स्पेसिफाई करते हैं कि कितने साल तक. ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे आज स्वेट इक्विटी मिला, कल जाके मैं बेच के आ गया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है. तो इसलिए लॉक इन पीरियड भी इसमें होता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आपके इशू हो जाएंगे लेकिन इतने साल तक आप नहीं बेच सकते हो. टाइम क्या है, अलॉटमेंट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी मेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. इसका जो इशू है वो 12 महीने में हो जाना चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर शुड बी बिटवीन द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड इशू ऑफ सच शेयर्स. मतलब एटलीस्ट 1 साल हो जाना चाहिए ताकि आपके बिजनेस का जनरल आइडिया भी हो. ये लॉजिकल बात है. पहले ही साल के दूसरे तीसरे महीने में मैं अगर किसी को भी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना शुरू कर दूंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और एम्प्लॉय को शायद मैं चीट भी कर सकता हूँ इसमें. इसकी लिमिट क्या है, एक साल में स्वेट इक्विटी शेल नॉट इंक्रीज शेल नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप और इक्विटी शेयर कैपिटल. मतलब तुम्हारा एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें से 15% से ज़्यादा स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं होने चाहिए. ये क्या है भाई, मुझे ये ना हमेशा ये क्या है 7 zeros 5 करोड़, ओके 5 करोड़ विच एवर इज हायर और हैविंग इशू, मतलब 5 करोड़ या फिर आपका 15% ऑफ इक्विटी कैपिटल, जो भी ज़्यादा है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए आपको. हाउएवर इट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम. मतलब 1 साल में 15% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन पूरी लाइफ टाइम में कंपनी की 25% से तो ज़्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए. ठीक है, स्वेट इक्विटी है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करेंगे, अगर उसको नॉन कंसिडरेशन में मिला है मतलब नॉन कैश कंसिडरेशन है उसका, तो वो डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल बन जाता है बैलेंस शीट के अंदर. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. और इन अदर केसेस इट शैल बी एक्सपेंस्ड एज प्रोवाइडेड इन दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मतलब या तो उसको एक्सपेंस की तरह दिखाएंगे या तो उसको डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल वैल्यू दिखा देंगे उसकी. तो याद रखो, अगर नॉन कैश है तो ये भी नॉन कैश हो जाएगा, अगर कैश है तो इसको भी एक्सपेंस कर देंगे. तो ये याद रखो, लॉजिक में अभी ज़्यादा मत जाओ, हम अकाउंट्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं. राइट्स लिमिटेशंस प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल रैंक पेरी पैसू. पेरी पैसू मतलब ऑन इक्वल फुटिंग, मतलब इट शुड बी इक्वल टू अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स. इन दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. डिस्क्लोजर्स इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, पर्टिकुलर्स लाइक सो एंड सो, ये हमने जो ऊपर पढ़ा, diluted earnings per share and everything must be disclosed in the director's report. Register of sweat equity shares एक होता है, वो मेंटेन होना चाहिए. उसमें कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स आपने रजिस्टर मतलब होने चाहिए कि कितने इशू किए, वो मेंटेन होना चाहिए उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस पे और कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया हो. एंटिटीज शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय entries shall be authenticated by a CS, company secretary of the company, or by any other person authorized by the board. तो यहाँ पे हमारा सेकंड यूनिट ख़त्म हो जाता है. अगर मेरा थर्ड यूनिट भी बन जाता है तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. थैंक यू सो मच.